उस चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि समय का पहिया कितना जल्दी घूमता है। जिस कॉलेज ने, जाकिर हुसैन कॉलेज ने, थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि मेरी पढ़ाई है वो जाकिर हुसैन कॉलेज से ना होकर के खालसा कॉलेज से हुई। जाकिर हुसैन में मुझे एडमिशन नहीं दिया गया और 10 साल बाद उसी जाकिर हुसैन कॉलेज ने मुझे प्रोफेसर के पद पे चयनित कर लिया। श्रीमान जगदीश बिश्नोई जी पश्चिमी राजस्थान के सुदूर बाड़मेर जिला के ग्रामीण परिवेश व साधारण परिवार से निकलकर दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली से राजनीति विज्ञान ऑनर्स में बीए और फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की शिक्षा प्राप्त की। एमफिल अफ्रीकन स्टडीज विभाग से कर रहे हैं। इनका रिसर्च संयुक्त राष्ट्र संघ की मॉरिशस के शिक्षा विकास में भूमिका पर है और आप इससे पूर्व भी कई डेलीगेशन के साथ में भारत का प्रतिनिधित्व कई देशों में कर चुके हैं। आप डॉक्टर जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से पढ़े हैं, जहां से कई ख्यातिनाम हस्तियों ने अध्ययन किया है, जैसे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग जी और विकास दिव्य कीर्ति जी। दृष्टि जो कोचिंग संस्थान है आईएएस के लिए दिल्ली में, तो ऐसी नामचीन हस्तियों ने जहां से अपना अध्ययन किया है उसी कॉलेज से आप पढ़े हैं। आपका इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उधर से बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, थोड़ा ऊर्जावान, बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। अभी आवाज आई है। सम्मानित मंच और हमारे गुरुजन स्वामी सच्चिदानंद जी आचार्य, उनके चरणों में वंदन करते हुए और इस पुण्य भूमि लाला लस्कर शास्त्री को वंदन करते हुए और मेरे सामने बैठे हुए प्रबुद्धजन और सुदूर राजस्थान के अलग अलग जगह से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूं और अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। जैसा कि ये मेरा पहला अनुभव है, मैं इससे पूर्व में कभी भी इस तरीके से किसी भी सामाजिक स्थलों पे जाकर के अपना वक्तव्य या अपने विचार रखने का मौका नहीं मिला। तो इसीलिए मैं इस लालासर शास्त्री के युवा सम्मेलन को, युवा मंच को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और अपने विचार को आप सभी के सामने रखने का मौका दिया। जब अब एक विकसित समाज की बात करते हैं तो ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो समाज सत्य से कितना पास में है। लेकिन आज की जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं जिसमें समाज आगे बढ़ रहा है, वो परिस्थितियों में समाज के लिए आज का सत्य स्वीकार करना या सत्य कहने वालों से घृणा करने जैसा एनवायरनमेंट बन गया है, उस तरीके का वातावरण बन गया है। इस सत्यता को पुष्टि हम कैसे करते हैं? उसके कई माध्यम हो सकते हैं हमारे, जिसमें एक प्रमुख माध्यम यह होता है कि हम हमारे जितने अध्यापन और प्राध्यापन के जितने स्रोत रहे हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं और मूल रूप से हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान के कहे हुए शब्दों को और वाणी को हम प्रमुख मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से समाज ने
पिछले कुछ वर्षों में उस वाणी को, उस समाज के कहे हुए शब्दों को दिशाहीन बताया है या दिशा, एक गलत दिशा दी है, वो हमारा एक असत्य समाज के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है। तो मेरा, जब मैं दिल्ली से जयपुर के लिए निकल रहा था तो पहला ख्याल यही था कि इस मंच से ऐसा क्या आह्वान कर सकता हूं, क्योंकि एक देश की प्रतिष्ठित संस्थान दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो अपने आप में आपके साथ में एक वैसे ही बौद्धिक वर्ग का एक टैग लग दिया जाता है, तो आपके लिए ये मजबूरी बन जाती है कि आप कुछ ऐसा कहें जिससे समाज में आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सतत रूप से याद रखें और उसमें बदलाव की एक गुंजाइश हो। इसीलिए ही मुझे लगता है कि मैंने आते वक्त कुछ विषयों को अपने दिमाग में दोबारा से सुचारू रूप से सोचा। उनमें से मेरे दिमाग में एक सबसे बड़ा विषय निकल के आया, वो मुझे लगता है कि युवा है। और आज जिस तरीके से अपना युवा पथ विचलित हो चुका है, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं युवा ही नहीं है, पूरा एक विशेष समाज है। उस समाज की जो संस्कृति है, उस समाज का जो परिवेश है, उस समाज का जो वातावरण है, वो किस तरीके से इसको दूषित करता है और उसका किस तरीके से एक जो उस तरीके की परिस्थितियां बना देता है कि जिसमें युवा अपने गलत कदम उठा रहा है। इसलिए कहते हैं कि एक कवि ने कहा था कि कुछ कदम उठे थे राह शौक में और ता उम्र मंजिल मेरा रास्ता ढूंढती रही। तो वो राह शौक में कुछ हमारे जरूर कुछ कदम उठे, लेकिन उस कदमों को वापस लौटा के, और जो बिश्नोई समाज है उसके अपने आप में जितना गौरवान्वित करने वाला इतिहास रहा है, उस तरफ मोड़ने हमारी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और उसमें मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक के रूप में पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूं कि भविष्य में जिस तरीके से भी मैं समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं, अपना सहयोग दे सकता हूं, वो पूर्ण रूप से दूंगा। लेकिन मेरे समाज ने मुझे क्या दिया है, वो मेरे लिए पहला प्रश्न बन जाता है। मैं करीबन 8 से 10 देशों में अपनी यात्राएं की और मूल रूप से जब बिश्नोई नाम का जो अर्थ है वो दुनिया के सामने रखता हूं, तो मुझे लगता है कि लोग उससे पहले से ही बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। और मुझे जो एक इज्जत, एक वातावरण, एक पहले से ही स्वागतमयी माहौल मिलता है, उसके लिए मैं इस बिश्नोई समाज में जन्म लेना धन्य मानता हूं अपना, क्योंकि इस वजह से ही मुझे समाज ने ये सब दिया, जिसकी वजह से मैं आज वैश्विक स्तर पे जब भी अपनी बात रखता हूं तो मेरी बात अत्यंत गर्व के साथ सुनी भी जाती है और उसमें गर्व भी किया जाता है, और उसके बाद में उसको सतत रूप से प्रोसेस में लाया जाता है, एक प्रक्रिया बनाई जाती है। और उसके बाद में इस बार मैं जब यूनाइटेड नेशन में अपना स्पीच दे रहा था, तो वो मानवीय विकास पे कुल मिला के बातें हो रही थी, और उसमें एक बात ऐसी आई कि देश भर में हो रहे पर्यावरण सुधारों में कौन काम करता हो। तो उस समय के एक स्पीकर ने बिना नाम लिए हुए एक बताया कि उस समय एक नाम मेरा याद नहीं रख पाए, लेकिन उन्होंने बोला कि समवन फ्रॉम द इंडिया विद टाइटल नेम ऑफ द बिश्नोई, दोज हु हैव ऑलरेडी वर्किंग फ्रॉम ए लॉन्ग टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। उन्होंने कहा कि एक बिश्नोई समाज है, उसका एक व्यक्ति यहां आज हमारे इस असेंबली में उपस्थित है, वो व्यक्ति नहीं, व्यक्ति का पूरा समाज ही पूरे पर्यावरण रक्षा के लिए लगा हुआ है। तो उस तरीके के समाज के लोगों के लिए आज अगर हम अपने युवा वर्ग को अगर प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, अभी ही कुछ ही दिनों पहले एक दिल्ली में काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, विद्वान हैं और उनकी उम्र करीबन 80 साल है, वो किसी एक साउथ इंडियन तमिलनाडु के कुछ अपने डेलीगेट आए हुए थे, उनसे चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे नहीं देखा था, मेरे साथ उनकी परिचर्चा थी, वो 5 बजे की थी और मैं 15 मिनट पहले पहुंच चुका था। तो वो उनको ये बता रहे थे कि मेरा लक्ष्य है कि 100 बिश्नोइयों को मूल धारा से जोड़ना, जो मूल धारा में नहीं है, और उनको विकसित करना है आगे ले जाकर के। तब मेरा सवाल उनके 5 बजे की मीटिंग में था कि
भाई साहब, आपने इस तरीके की एक वार्तालाप की थी उनके साथ। आप, मुझे नहीं पता कि आपने मुझे प्रभावित करने के लिए की थी या आप वैसे ही जेन्युइनली चाहते हो कि बिश्नोई। तो उन्होंने कहा था कि आप जब भी किसी भी क्षेत्र में जाइए, आपको दो चीजें करनी पड़ती है। एक, इंसान को ब्रेव बनाना पड़ता है कि वो लड़ सके किसी चीज के लिए, और दूसरा, उसको उतना कॉन्फिडेंट बनाना है कि वो अपनी बातें दुनिया के सामने रखे। अगर ये दोनों चीजें अगर आप मुझे किसी भी समाज में पूछेंगे, और किसी समाज में जन्म लेने से ही अगर मिल जाए, तो वो बिश्नोई समाज है। इसलिए मुझे हमेशा से ही गौरवान्वित महसूस होता रहा है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब से मैंने अपना पढ़ने का कार्य शुरू किया, तो मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उन युवाओं से भी आह्वान करना चाहूंगा कि जो समय के साथ पथ विचलित हो चुके हैं, वो एक बार फिर से मुख्य धारा में आए और जुड़े। क्योंकि भगवान एक बार सभी को एक मौका जरूर देता है जब आप अपने सही रास्ते को चुन सकते हो। मेरे जिंदगी में वैसे दो मौके आए। पहला मौका, मैंने कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुना। 12वीं करने के बाद एक साधारण व्यक्ति की तरह, जब मैंने अपनी छोटी उम्र में ही अपने दो करीबी लोग खो दिए थे, जिससे आप सब प्यार, प्रोत्साहन, अनुभव, मोटिवेशन, सब कुछ आप जिनसे लेते हैं, वो दो मुख्य व्यक्ति मेरे जीवन में, जब मैं 4 साल का 3 साल का था, तब मैंने खो दिए थे। उसके बाद जिस तरीके की मैंने जिंदगी जी, उसमें उस व्यक्तित्व में आप इंसान इतना ही सोच सकता है कि आप ज़्यादातर एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लो, और या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी दुकान खोल सकते हो जिसमें आप बिजनेस कर सकते हो। और भगवान की दुआ से एक बिश्नोई समाज के व्यक्ति के पास उस तरीके का वो एक अनुभव और एक कॉन्फिडेंस जन्मजात होता है कि वो किसी भी बिजनेस में जाएगा तो अच्छा करेगा। इसलिए कि दिल्ली के कई लोग ये बोलते हैं कि बिश्नोई समाज का व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में गया है, उस क्षेत्र में उसने झंडे गाड़े हैं। चाहे वो बिजनेस में गया, एक दौर में 90s का दौर देखिए, 1990 का दौर, उस दौर में यहाँ तो सूरत गए, उस दौर के सारे व्यक्ति बड़े उठा के देख लीजिए, उस बिजनेस के दौर में आपको बिश्नोई मिलेंगे। उसके बाद में कुछ समय बाद में कुछ अलग अलग कार्यों में भी लगे, और व्यवहारिक खेती से लेकर के और अपने क्षेत्र के आसपास के जो व्यवसाय है उसमें लगे, उसमें भी उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। और उसके बाद में अब शिक्षा के क्षेत्र में, और चौथा क्षेत्र जो मैं बताने वाला हूं उससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, उस क्षेत्र में भी हमने बहुत अच्छे झंडे गाड़े हैं, लेकिन वो गलत है। इसलिए हमें समझना जरूरी है कि गलत को गलत कहा जाना चाहिए और गलत के लिए लड़ा जाना चाहिए। हमारे बीच में ओम प्रकाश जी एसटीएम साहब पधार चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और कुछ और विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में पधार चुके हैं, मैं उनका, और कौशल जी भारद्वाज समय क्लासेस से भी हमारे बीच में पधार चुके हैं, तो मैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जिस तरीके के समाज में हम रह रहे हैं, उसके लिए हमें ज़्यादा जरूरी है कि अपने युवाओं को एक नई राह दें। और जितनी, क्योंकि दूसरा मौका था कि जब मेरे को एडमिशन लेना था, पहला मौका वो कि मेरे लिए भगवान ने एक पथ प्रदर्शक भेजा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आता मेरे और स्कूल में आकर मुझे बोलता है कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। तब मैंने सोचा कि मजाक कर रहे होंगे, मैंने कभी जिस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुना हो, रिजल्ट आने के बाद एडमिशन से करीबन 15 दिन पहले तक उस यूनिवर्सिटी में अगर मैं पढ़ाई की कल्पना करूं तो ये मेरे लिए एक असंभव सी लगती। तो उस दौर में मैंने ये निश्चित किया कि चलो जो होगा मैं एक बार देखूंगा। मैंने 3 बार उनके आग्रह के बाद में फॉर्म भरा, और उसके बाद में जो पहला कॉलेज गया वो मैं गया जाकिर हुसैन कॉलेज। उन लोगों ने मुझे गेट से बाहर निकाल दिया गया कि तुम्हारा पहली कट ऑफ में एडमिशन हो रहा था, तुम लेट हो चुके, अब तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता, और दूसरा तुम्हारे अब परसेंटेज भी कम है, जितनी हमारी कट ऑफ थी उसके अकॉर्डिंग आप नहीं आते हो। अब मैं उस चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि समय का पहिया कितना जल्दी घूमता है। जिस कॉलेज ने, जाकिर हुसैन कॉलेज ने, थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि मेरी पढ़ाई है वो जाकिर हुसैन कॉलेज से ना होकर के खालसा कॉलेज से हुई। जाकिर हुसैन में मुझे एडमिशन नहीं दिया गया, और 10 साल बाद उसी जाकिर हुसैन कॉलेज ने मुझे प्रोफेसर के पद पे चयनित कर लिया।
तो मैं हमेशा उस युवाओं को आह्वान करता हूं कि ये ईश्वर हमें एक मौका जरूर देता है कि हम एक बार अपनी बहादुरी दिखाएं और समय से लड़े। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम अपने रास्ता बनाना अगर नहीं छोड़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, और तभी जाके मंजिल को पाएंगे। इसीलिए ही तो वो कहावत बनी है ना कि गिरते हैं घुड़सवारे मैदानी जंग में, गिरते हैं घुड़सवारे मैदानी जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो इसलिए जरूरी ये है कि अपनी बहादुरी हमें दिखानी होगी, तभी जाके इस तरीके के मौका मिलते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मिलता हूं कि उस यूनिवर्सिटी के साथ उसके बाद मुझे करीबन 2-2.5 साल तक मुझे नॉर्थ ईस्ट यानी कि असम, उस तरह के सुदूर इलाकों में काम करने का मौका मिला। और दूसरी बात यह है कि जिसमें मैंने पूरे अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई हिंदी मीडियम में की, आज उसी कॉलेज में मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूं। तो ये मैं कह रहा हूं कि समय का ही बदलाव है। अगर हम हार मान लेते उस वक्त में तो शायद ये लक्ष्य अपने इतने आसानी से हासिल नहीं हो सकती। दूसरा जो विषय मैं रखना चाहता था वो ज़्यादा जरूरी ये था कि हमें महिलाओं के प्रति जो एक संकीर्ण सोच पिछले कुछ समय में दिखाई है, उससे हमें भी लड़ना जरूरी है। क्योंकि आज का समकालीन विश्व कहीं पे भी ऐसे एग्जाम्पल नहीं देख सकते जहां पे महिलाएं, बालिकाएं अपने झंडे गाड़ नहीं रही। तो जरूरी यह है कि हम वैसा वातावरण बनाएं, वैसा संरक्षण दें, उस तरीके का एक इकोसिस्टम क्रिएट करें कि हमारे घर की बहन बेटियां अपने स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सकें और बाहर के जितने सारे इंस्टीट्यूट है या जिस तरीके के विश्वविद्यालय है वहां जाके अपना प्रतिनिधित्व कर सके। उस तरीके का स्वतंत्र माहौल हमारा परिवार में बनाना होगा। अब पारिवारिक लेवल पे, क्योंकि बाप तो आखिर बाप होता है ना, उसको लगता है कि मेरे पिताजी ने जैसा व्यवहार मेरे साथ किया वैसा ही मैं बेटे के साथ करूंगा। बाप और पिता बनने में जो एक छोटा सा गैप है, माइन्यूट सा, जिसको हम बोलते हैं गाइड करना और कंट्रोल करना, मतलब किसी को अपने झांसे में ले लेना और किसी तरीके से दबाव के रखना और किसी तरीके को सही तरीके से प्रदर्शित किसी अच्छे पद पे ले जाना, उसमें माइन्यूट सा गैप है। तो हमें वो समझना है कि अपने बच्चों को, चाहे वो बच्चा लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनको ना तो हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल करोगे आप क्या कर सकते हो? इस इतना बड़ा देश है जहां पे आपका बच्चा या बच्ची कहीं भी जाएंगे वो अलग तरीके से निर्णय लेंगे। कितना रोक पाओगे आप उसे? कब तक देख पाओगे? उस तरीके का एक भरोसा जब आप सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से जब अपने बच्चों में दिखाते हैं तो वो बच्चा आपको निर्णय, हो सकता है कि अपना परिणाम हो सकता है 2 साल 3 साल लेट हो जाए, लेकिन आपको जरूर करके देखा। इसलिए आपको विस्तृत रूप से उस पर भरोसा दिखाने की जरूरत है। यह मैं एक आह्वान करना चाहता हूं। तीसरा जो मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक व्यवहारिक बातें, सारे मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा अनुभवी इस प्रांगण में लोग बैठे हुए हैं और मंचासीन तो है ही, मैं उनमें सबसे मुझे लगता है कि युवा हूं जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनमें। लेकिन मैं एक आह्वान जरूर करना चाहता हूं कि बिश्नोई समाज ने आज तक जो भी कार्य किया है या जिससे भी वो जाना गया है वो हमारे पास हमारे पूर्वजों की देन है। आज के पर्सपेक्टिव में, आज के समय में, समकालीन दौर में हम क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा अब निर्भर करेगा। वही हमारे बिश्नोई समाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे लेके जाएगा। क्योंकि मैंने बीच में सोचा, जब मैंने अपना पीएचडी का टॉपिक चुन रहा था तो मेरा तो खैर अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे है पीएचडी पूरा, और मेरा रिसर्च पूरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे रहा और उसमें यूनाइटेड नेशन था। तो मैं सोच रहा था कि कहीं नहीं ऐसा हो सकता है क्या यूनाइटेड नेशन वाले एक एंगल को मैं बिश्नोई समाज के साथ जोड़ दूँ। लेकिन मेरे सुपरवाइजर या गाइड है, उन्होंने ये कथन कहते हुए मना कर दिया कि आप इस पे ज़्यादातर स्टडी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुई नहीं है, तो आपके लिए इस तरीके का रिसर्च पेपर पब्लिश करना या अपना थीसिस जमा करवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप 10 साल लगा दोगे तब भी नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मेरे जो सुपरवाइजर उन्होंने आग्रह किया कि आप कभी हो सके तो अपने स्टूडेंटों से करवा लीजिएगा इस तरह पे पीएचडी, पर इस समय आपको कोई और विषय चुनना होगा। उस दिन मुझे समझ में आया कि बिश्नोई समाज की प्रासंगिकता जितनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है वो हमारे पूर्वजों की वजह से है।
और जो कार्य अभी भी हुए हैं अकादमिक जगत में, वो सारे के सारे कार्य जो बिश्नोई समाज के नहीं है उन्होंने किए हैं। तो मुझे एक आह्वान करना है, क्योंकि जितने सारे आज के बिश्नोई समाज के लोग, मुझे लगता है कि अच्छी खासी एक संख्या में देश में जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं और अपने आगे का रिसर्च का पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं आह्वान करूंगा कि वो इस तरीके के विषय चुने और उस तरीके का हम लोगों को माहौल बनाना होगा कि बच्चे के लिए वो व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाएं। क्या हम दिल्ली में एक वैसा सेंटर बना सकते हैं कि जहां से वो सारी सुविधाएं मिल पाए, जहां से हम बिश्नोई समाज के ऊपर अगर कोई रिसर्च करता है। और मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में एक बच्ची मिली, उसने मुझे आग्रह किया कि आप मुझे राजस्थान में कहीं भी भेज दीजिए, मैं जाने को तैयार हूं, बस मुझे ये बताइए कि राजस्थान में जो बिश्नोई समाज है उसने सामाजिक समन्वय के ऊपर किस तरीके से भूमिका निभाई, खास करके बिश्नोई समाज के जितने सारे गुरुबाणी हैं या बाणी हैं उसने किस तरीके से प्रभावित किया है, उससे मुझे रिसर्च करना है। तो आप मुझे प्राथमिक अगर सोर्सेज बताएंगे तो मैं हो सकता है कि एक अच्छा कार्य कर पाऊंगा और या कार्य कर पाऊंगी। तो हमें, मुझे लगता है कि उस तरीके के कार्यों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम लोग एक ऐसा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक एक्सीलेंस सेंटर डेवलप कर पाए। वो दिल्ली में हो सकता है, कहीं हमारे क्षेत्रों में हो सकता है, जिससे कि हम लोग जो हमारे बिश्नोई समाज के बारे में जानना चाहते हैं वो विस्तृत रूप से आए। क्योंकि जानते सब कुछ है, अब हमको अगला स्टेप लेना होगा। कॉर्पोरेट मॉडल में एक पीएमएम मॉडल चलता है, प्रोसेस मैच्योरिटी मॉडल, कि 0 से आप शुरू करते हो और लेवल 5 तक जाते हो। तो अभी हम लोग लेवल 2 पे हैं, मतलब जहाँ पे हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें हैं ज़रूर, लेकिन उन चीज़ों से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे हमारी जो एक उपस्थिति है उसको पूर्ण रूप से दर्ज नहीं करवा सकते। तो मुझे उम्मीद है कि उसमें मेरे आह्वान के साथ सब लोग जुड़ेंगे और उस आग्रह की जो पंक्ति है उसमें मैं आपको प्रथम व्यक्ति मिलूंगा। और इसलिए मैं समाज से भी आह्वान करता हूं कि मेरे साथ में आके खड़े हो जाए। और तीसरी एक चीज़ जो मुझे लगा कि, सॉरी, पांचवी चीज़ है एक्चुअली, पांचवी चीज़ जो मुझे लगी, जो मुझे लगता है कि एक जो अंधी दौड़ सरकारी नौकरी की ओर बढ़ चली, जिसमें एक अनगिनत युवा, नंबर्स और नंबर्स पीपल आर स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स कि भाई पढ़ो, ये कर लो, वो कर लो। एक समय के बाद उस व्यक्ति को, पढ़ने वाले व्यक्ति को ये लगता है उसने जन्म होते ही किसी चीज की प्रिपरेशन करनी ही शुरू कर दी थी। उस तरीके का वातावरण हमारे कुछ विशेष समाज के लोगों में शुरू हो चुका है। और जब आप एक कच्ची उम्र में किसी चीज को चाह लेते हो ना, तो फिर उसमें आपके पास पीछे हटने का कोई विकल्प ही नहीं बचता। तो जिस तरीके से हमारे समाज के लोग किसी एक विशेष चीजों को, एक सरकारी जॉब को अपना सपना बना रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आज इस 21वीं सदी में जितने अवसर बाहर की दुनिया में हमारे पास उपलब्ध है उतना आज तक कभी नहीं रहे। तो जरूरी यह है कि केवल किसी एक चीज पे निर्भर होके अपनी जो युवा एज है, जो युवा आयु है, उसको गवाए नहीं, उसको अलग अलग चीजों में लगाए। जरूर है कि हर व्यक्ति चाहता है, हर परिवार चाहता है, हर समाज चाहता है कि एक डिग्निफाइड जॉब हो, जिसको हम लोग अगर आगे परस्यू करते हैं तो समाज में एक विकसित रूप से हमें एक अलग तरीके से इज्जत मिलती है। और उससे मुझे उम्मीद है कि हम लोग आगे बढ़ के, इसलिए मुझे लगता है कि हमें सामाजिक रूप से उस तरीके के भी कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। खास करके समय की घंटी बज चुकी है और जब आप एकेडमिक वर्क से आते हो तो आपका डेली का प्रैक्टिस होता है 2 घंटे की क्लास लेने का, तो उसका प्रभाव मेरे आज इस स्पीच पे भी रहेगा। तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, पर मैं ज़रूर कहूँगा, अपने युवाओं से एक आह्वान करके अपनी बात को समाप्त करूँगा कि जितना सारा बाहर अवसर है उसको अलग अलग जगह पे जाके एक्सप्लोर करिए। और जहाँ पे मुझ जैसे या मेरे जैसे और भी वर्ग के लोग हैं, मुझे तो मेरे भाई गणपत लाल जी ने, मेरे बड़े भाई हरीश बिश्नोई ने, और ख़ास करके सोहन लाल गोसाई जी ने, जो उस समय के प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने और ख़ास सहयोग किया, जिसकी वजह से मैं उस मंजिल तक पहुंच पाया। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे उस तरीके का वातावरण देने वाले मेरे मित्रगण, मैं उनका आभारी हूं कि इस मंजिल तक पहुंचने में उन्होंने मेरा सहयोग किया। लेकिन
ज़रूरी यही है कि उतार चढ़ाव आएंगे, हमें खुश रहना है, हंसते रहना है और अपने मंजिल की ओर गति से बढ़ते रहना है। इसीलिए एक लास्ट में एक लाइन कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जो हर हाल में खुश रहता है, ज़िंदगी उसके सामने सर झुकाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने विचार रख पाऊँ। और जो समय मैंने ज़्यादा लिया है और आप लोगों ने इतना धैर्य से मुझे सुना है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी रहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। नमो प्रणाम। जय जम्बेश्वर।